we all started with colligative properties. Colligative properties किसकी तरह बिहेव करते हैं? होलसेल वाले की तरह. किसके तरह? होलसेल वाला. उन लोग को क्या पड़ी रहती है? क्वांटिटी. और किसकी नहीं पड़ी रहती है? Those properties which depend on number of solute particles and not on their nature are called as colligative properties. There are 4 colligative properties. पहला lowering of vapor pressure, फिर elevation in boiling point, तीसरा depression in freezing point, and now the last property, osmotic pressure. Please pay attention here. Osmotic pressure. अभी ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहला मैं कुछ टर्म्स पढ़ना चाहता हूं. तो पहले टर्म का नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. जो बायो वाले लोग रहेंगे उन लोग ये टर्म से वाकिफ रहेंगे. ऑस्मोटिक प्रेशर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है. अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सर है क्या? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक सेलोफेन जैसा एक लेयर की तरह होता है. अरे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक लेयर की तरह होता है जो अलाउ करता है किसको? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को. किसको? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के लिए उनके होल बड़े रहेंगे. मतलब होल बड़े रहेंगे तो इजीली अपन पास हो सकते हैं. समझ में आ रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते हैं. समझ में आ रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल ये खिड़की पकड़ो या दरवाजा पकड़ो. इट इज लाइक अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अंदर से बाहर जाने के लिए या बाहर वाले लोगों को अंदर आने के लिए वो क्या है? एक लेयर है. वो क्या है? एक लेयर है. उसमें से अंदर और बाहर कर सकते हैं. सिमिलरली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक लेयर रहेगा. अरे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या रहेगा? एक लेयर रहेगा जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ है. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को परमिशन है आने जाने की. सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को नहीं है. समझ में आ रहा है क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली अलाउस पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू इट. फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स they have high pores या large pores, but for solute molecules they have small pores. समझ में आ रहा है? छोटे खड्डे रहेंगे, छोटे होल रहेंगे तो उसमें से पास नहीं होंगे. समझ में आ रहा है? अब पब्लिक को कैसा लगता है? सर सल्यूट मतलब छोटा, सॉल्वेंट मतलब बड़ा. क्योंकि सल्यूट मतलब जो ऐड कर रहे हैं और सॉल्वेंट मतलब जिसमें ऐड कर रहे हैं. यूजुअली जो ऐड करते हैं वो छोटा ही रहता है और सॉल्वेंट क्या रहता है? बड़ा. तो मेरे को ऐसा लगता था तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर सकते हैं, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल जा सकता है तो छोटा क्यों नहीं जा सकता है? समझ में आ रहा है? अरे अभी तो मेरे को इतने अच्छे से किसी टीचर ने समझा नहीं था लेकिन मैं तुमको समझा रहा हूं कि उधर है ना, तुम लोग क्वांटिटी के बारे में देख रहे हो. क्वांटिटी के बारे में मत देखो. सल्यूट आहे ना, सल्यूट का असणार छोटा असणार क्वांटिटी मध्ये आणि सॉल्वेंट का असणार मोठा. तर आपल्याला काय वाटतं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तू सॉल्वेंट जात आहेत, मोठे पार्टिकल जात आहेत तर छोटे पण जायला पाहिजे. अरे क्वांटिटी नका बघू, त्यांचा पार्टिकल साइज बघा. फॉर एग्जांपल शुगर और वाटर में वाटर का साइज क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है. शुगर का साइज क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है. तो शुगर पानी जाएगा लेकिन शुगर जा नहीं सकता है क्योंकि शुगर के लिए उसका होल क्या हो जाएगा? छोटा. पानी के लिए उसका होल क्या हो जाएगा? बड़ा. क्वांटिटी को कंपेयर मत करो. समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझा? एक बात याद रखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अपन ने क्या पढ़ा? अलाउज. क्या पढ़ा? अलाउज पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. अरे अलाउज पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. समझ में आ रहा है? पहला डज नॉट अलाउ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, डज नॉट अलाउ पैसेज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. मतलब इनमें से कौन जा सकते हैं? सॉल्वेंट जा सकते हैं, सॉल्यूट जा नहीं सकते हैं. ऐसे लेयर को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन.
किसी को कुछ प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट मैं पढ़ने वाला हूं ऑस्मोसिस के बारे में। नेक्स्ट मैं पढ़ने वाला हूं ऑस्मोसिस के बारे में, ध्यान देना प्लीज। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो। ऑस्मोसिस क्या होता है? नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अरे फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। मैंने शॉर्ट में लिखा है, मार्किंग करेंगे, पहला ध्यान देना। ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस मतलब नेट स्पॉन्टेन, नेट मतलब जाली नहीं, नेट मतलब टोटल। अरे नेट मतलब टोटल। स्पॉन्टेनियस मतलब ऑन इट्स ओन, खुद ब खुद। खुद मतलब जिसको बाहर वाले की गरज नहीं लगती, खुद ब खुद जाएगा। नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो खुद ब खुद बहेगा, लेकिन किधर से बहेगा? वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। एक डायग्राम तुम्हारे बुक में दिया रहेगा, समझ में आ रहा है? देखो ऐसा कुछ डायग्राम है तुम्हारे बुक में, बराबर। ये देखो, ये बीच में क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बीच में क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझता है? ये क्या है? ये सॉल्वेंट। ये क्या है? सॉल्वेंट। ये क्या है? सॉल्यूशन। फ्लो किधर से होगा? लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। सर ने बताया है नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो फ्रॉम सॉल्वेंट टू राइट टू लेफ्ट जाकर भी हो नहीं सकता है। बोलो क्यों? क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूशन को अंदर आने नहीं देगा, बराबर कि नहीं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको अंदर आने देगा? सिर्फ सॉल्वेंट। मतलब लोग इधर से इधर जा सकते हैं। मतलब लोग किधर से जा सकते हैं? इधर से इधर जा। इसके लिए ऐसा लिखा रहेगा नेट फ्लो। समझ में आ रहा है क्या? नेट फ्लो किधर से जा रहा है? फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एम आई प्रीटी मच क्लियर? दूसरा डायग्राम भी सेम है। सॉल्वेंट के जगह लिखा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्वेंट के जगह क्या लिखा है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और इधर क्या लिखा है? हायर कॉन्सेंट्रेशन। किसी को कुछ प्रॉब्लम? लोअर कॉन्सेंट्रेशन को कभी कभी डाइल्यूट भी बोलते हैं और हायर कॉन्सेंट्रेशन को कभी कभी कॉन्सेंट्रेटेड भी बोलते हैं। इधर कैसा याद रखने का? हमेशा आदमी को क्या चाहिए? अपना प्रमोशन, डिमोशन नहीं चाहिए। प्रमोशन मतलब लोअर टू हायर। मतलब ऑस्मोसिस को दो तरीके से अपन ने पढ़ा। नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो। नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो मतलब क्या? कि खुद ब खुद जाएगा, लेकिन कैसा? फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन या फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अगर ऐसा फ्लो होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? थैंक यू। चलो अब थर्ड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तीसरा क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। ये क्या बनाया है? क्या बोला? क्या मालूम? लबूबू है ये। मालूम है ना लबूबू? बोलते हैं थिसल ट्यूब। फिसल नहीं, थिसल ट्यूब। अरे थिसल ट्यूब अपना नॉर्मल ट्यूब रहता है, राउंड बॉटम फ्लास्क रहता है, कोनिकल फ्लास्क रहता है, वैसा एक थिसल ट्यूब है। ट्यूब ही है लेकिन ऐसा ये शेप की वजह से इसको थिसल ट्यूब बोलते हैं। थिसल ट्यूब के अंदर, बस हो गया,
फिसल ट्यूब के अंदर मेरे को जिस सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है उस सोल्यूशन, अभी समझो मेरे को शुगर में इंटरेस्ट है तो मैं शुगर सोल्यूशन को अंदर डालूंगा। किसको अंदर डालूंगा? शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन को, जिस सोल्यूशन के बारे में तुम्हें पढ़ना है उस सोल्यूशन में मैं इसको थोड़ा अंदर डाल दूंगा। समझ में आ रहा है? और इसके मुंह पे, दैट इज इधर इधर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ढक दूंगा। समझ में आ रहा है? इधर किससे ढक दूंगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसको फास्टेंड कर दूंगा। फास्टेंड मतलब इसको ढक दूंगा, इसके मुंह को, इसके माउथ को कवर करूंगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम? फिर अभी ये क्या है मालूम है क्या? ये एक बीकर है। ये क्या है? बीकर। और बीकर में ले लसालस क्या भरा है? प्योर वाटर। क्या भरा है? प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब क्या भरा है? सॉल्वेंट। प्योर वाटर मतलब क्या भरा है? सॉल्वेंट। ये थिसल ट्यूब है, थिसल ट्यूब। ये ले, थिसल ट्यूब दिख रहा है क्या मेरे हाथ में? समझ में आ रहा है? कैसा डाला इसको? उल्टा, इन्वर्टेड डाला। कैसा डाला इसको? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, उल्टा डाला इसको। ध्यान दो इसको, या ऐसा। अरे येलो बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा दे रहा है। इसको ऐसा, ड्राइंग समझ लेना। वो क्या? अरे उसके अंदर सारे शुगर सोल्यूशन था ना, वो क्या है? शुगर सोल्यूशन। अभी ये थिसल ट्यूब है ना, थिसल ट्यूब, ये थिसल ट्यूब को उल्टा डालने के बाद इधर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? गुड ट्राई। एटलीस्ट उसने बोला, लेकिन थिसल ट्यूब से बाहर नहीं आएगा। बोलो क्यों? क्योंकि थिसल ट्यूब में सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन कैसे आएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से? सॉल्वेंट जाएगा नीचे से। समझ में आ रहा? प्योर वाटर क्या है? सॉल्वेंट। प्योर वाटर क्या है? सॉल्वेंट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको अलाउ करता है? सॉल्वेंट को। तो अंदर से बाहर नहीं आएगा, तो इधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर जाएगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर से अंदर गया तो अंदर का लेवल क्या होएगा? राइज। अंदर का लेवल क्या होएगा? राइज होएगा। समझ में आ रहा है? राइज हो गया मतलब ये लेवल राइज हो गया, ये लेवल राइज हो गया, तो लिक्विड राइज हो गया। और अपन ने अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ा है। लिक्विड राइज होएगा तो प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज एच रो जी। तो इतने इतने लेवल के लिए क्या क्रिएट होएगा? प्रेशर, दैट इज एच रो जी। वो प्रेशर की वजह से वो वापिस अपने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नीचे भेजेगा। वापिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, वापिस नीचे, वापिस ऊपर, नीचे ऊपर। ऐसा करते करते एक टाइम कोई नीचे से ऊपर नहीं आएगा, कोई ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, और जो लेवल है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। जो प्रेशर, जिस प्रेशर ने ये फ्लो को स्टॉप कर दिया, उस प्रेशर को बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अरे क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जिस प्रेशर ने ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब जो प्रेशर ने ऑस्मोटिक प्रेशर स्टॉप कर दिया, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एंड फाइनली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज गिवन बाय एच रो जी। किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? पक्का? Types of solution.
Okay, on the board everyone please. Isotonic solutions. सर जी, आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या? आइसो मतलब दो लिक्विड्स या दो सॉल्यूशंस जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। अरे जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। डेफिनेशन को मार्क करेंगे अपन। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? सेम। ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? सेम, उनको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, क्या बोला मैं? अगर डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है मतलब एक का क्या रहेगा? ज्यादा, एक का क्या रहेगा? कम। जिसका ज्यादा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका कम रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एकदम इजी वे में पढ़ा दिया मैंने। अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा तो वेट। डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा तो वेट। जिसका ज्यादा रहेगा उसमें से अपन ऐसा, एक मिनट, अपन ऐसा नहीं बोल सकता डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर तो हाइपरटोनिक। नहीं, डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा तो वेट। जिसका उसमें से ज्यादा रहेगा उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, और जिसका कम रहेगा उसको समझ लो होना लगा प्रॉब्लम पक्का। कर रहा है पहले 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी ढूंढा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी अपन आ रहे। हाँ इंपॉर्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? पाई से। समझ में आ रहा है? मैंने क्या लिखा है? फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट मतलब जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा। अरे जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन बाय एनीवन। ये समझा क्या? वेरी गुड नशीब। अरे ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा दिया है तो ये फॉर्मूला है। उन लोग ने बताया नहीं फॉर्मूला कहाँ से आया है, लेकिन मैं बताता हूँ, ध्यान दो। सबको मालूम है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पी चाहिए तो क्या होगा? समझ लो। उधर पी मतलब प्रेशर, अरे उधर पी मतलब प्रेशर, इधर पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। आरटी आरटी अपॉन वी। उधर क्या है? एन, इधर क्या है? 2 क्यों? अरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। और मैंने बताया था फर्स्ट सॉल्व देन सल्यूट, मतलब 2 को क्या आएगा? सल्यूट। इसके लिए N2। ये समझ लो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पी चाहिए तो वी उधर मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या आएगा? डिवाइड। उधर पी क्या है? उधर पी प्रेशर, इधर पाई क्या है? पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, और एन के जगह क्या आएगा? N2। N2 का आला समज ना वेर पाहिजे तर तुमच्यासाठी लिहून ठेवतो। वेर पाई को क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक। पाई को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, और N2 को बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किसी को कुछ प्रॉब्लम? किसी को कुछ प्रॉब्लम? बट मोलैरिटी लिखा हूं मैंने।
मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. Therefore, बड़ा M is equal to number of solute particles मतलब N2, volume of solution मतलब V. ये मतलब N2 अपॉन V को मैं क्या लिख सकता हूँ? M. अरे N2 अपॉन V को क्या लिख सकता हूँ मैं? M. Therefore, pi is equal to MRT. Therefore, pi is equal to MRT. Where बड़ा M is मोलॅरिटी. हे समजलं? पाय हे कसं आलं सांगितलं, पण N2 अपॉन V मध्ये मला मोलॅरिटी दिसते, म्हणून N2 अपॉन V को हटा दिया और क्या लिख दिया? पाय इज इक्वल टू MRT. हे समजलं? एंड लास्ट प्रथा, आपण लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, सबके एंड के इक्वेशन में अपन एक चीज निकाला. क्या? वेरी गुड. क्या निकाला? मोलार मास. क्या निकाला? मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक. वेरी गुड. मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर. चलो फिर चलो दिमाग से. नॉर्मल जो है सो है. वी हैव क्या मिला अपने को? वी हैव पाई इज इक्वल टू MRT, बट मोलैरिटी इज इक्वल टू N2 अपॉन V. बराबर ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू W2 अपॉन, बराबर ना? नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलार मास, तो 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2. डाल दे. देयरफॉर पाई इज इक्वल टू M. M के जगह क्या आएगा? N2 अपॉन V R T, और N2 के जगह क्या आएगा अभी? W2 अपॉन M2 V R T. Therefore M2 पाहिजे ना? M2 को रख बाजू में, बाकी सबको फेंक बाजू में, तो M2 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन, देखो यही फॉर्मूला है क्या? ये समझ ला. मेक इट सिंपल. अरे मेक इट and last reverse osmosis and last ये ऑस्मोसिस क्या था? अरे ऑस्मोसिस क्या था? सॉल्वेंट से लेके सॉल्यूशन. तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या रहेगा? खत्म कर दो. सॉल्यूशन से क्या रहेगा? या उल्टा हायर कॉन्सेंट्रेशन से. लेकिन ये सब होने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा? अप्लाई प्रेशर. हाँ, अप्लाई प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस. एम आई प्रिटी मच क्लियर? समझ लो. चलो ओपन अ टेक्स्ट बुक. अपन है ना पीछे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा. अपन ने पीछे क्या पढ़ा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ, समझा क्या? तो अगर अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा है तो व्हाई आर वी स्टडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स अगेन? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ने के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंतर रहेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे. पहला पॉइंट क्या लिखा है? द सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आल्सो एग्जिबिट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज व्हिच डू नॉट ओबे द रिलेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. मतलब जो अपन ने पीछे पढ़ा ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ प्रॉपर्टीज उसको ओबे नहीं करते हैं, उससे ज्यादा कुछ बताते हैं.
पीछे वाले क्या पढ़े थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ना, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पे फॉलो नहीं होते हैं। इसके लिए तो अपन इलेक्ट्रोलाइट को अलग से पढ़ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस of electrolytes are greater than to be expected of non electrolyte। मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा बढ़कर प्रॉपर्टीज है। किसके? इलेक्ट्रोलाइट्स के। किससे बढ़कर है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट से। इसके लिए इसको अलग से पढ़ रहे हैं। एंड तीसरा, the molar masses of electrolytes determined by the colligative properties are found to be lower than the formula mass। हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपन ने M2 ढूंढा, बराबर। वो M2 अगर अपन ने इलेक्ट्रोलाइट के साथ कंपेयर किया ना तो लोअर दिख रहा था। सर सीधी बात, अपना सीधी बात, नो बकवास। एक मॉरल ऑफ द स्टोरी बता दो ना। तो लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? पढ़ो सब लोग एक साथ। नोट नोट, क्या लिखा था? नोट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर हायर देन, मतलब पीछे जो अपन ने नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के बारे में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था, समझ में आ रहा है ना? उससे कहीं बढ़कर है। अरे उससे कहीं बढ़कर है। एम आई प्रीटी मच क्लियर? समजलं? कोणाला काय प्रॉब्लेम? पक्का पक्का समजते सर्वांना? चलो नेक्स्ट, वैन हॉफ फैक्टर। जो इलेक्ट्रोलाइट में और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोनों के बीच में, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, जो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोनों के बीच में डिफरेंस बताता है, वो ये आई है। आई मतलब वैन हॉफ फैक्टर। ऑन द बोर्ड एवरीवन। इसके लिए वैन हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला है। क्या लिखा है वैन हॉफ फैक्टर का डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो। रेशियो मतलब क्या? न्यूमरेटर अपॉन, न्यूमरेटर में कौन कौन है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू मतलब अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ। हो गया इसका फॉर्मूला, समझा कि नहीं? नेक्स्ट उन्होंने लिखा है I इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी नॉट। हे समजलं? कसं सर्वांचं लिहिलंय। आता पब्लिक इकडे कन्फ्यूज होईल, पण ज्यांना समजलं असेल त्या लोकांना कन्फ्यूज होणार, नाहीतर काय हा बाबा शिकवतात सर। अपन नॉन इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ा ना, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या पढ़ा? डेल्टा पी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या पढ़ा? डेल्टा टीवी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या पढ़ा? डेल्टा टीएफ। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या पढ़ा? पाई। समझ में आ रहा है? ये सारे चीज पढ़े, और ये सारे चीज किसके थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। किसके थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। समजलं? तर आता इकडे क्या लोकांनी लिहिलंय? I इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी नॉट, बराबर। तो तुम्ही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ला काय लिहिलंय? डेल्टा पी। तो तुम लोग क्या समझोगे? ये डेल्टा पी भी क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन ये किसका था? नॉन। और आई के फॉर्मूला में जो ऊपर है वो किसका है? तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। इधर जो पढ़ा था वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का ही है। इधर उन लोग ने गलती से फालतूगिरी किया है कि ऊपर डेल्टा पी दिया और नीचे डेल्टा पी नॉट दिया है। इसके लिए मैंने नीचे तुमको मार्क करके दिया हूं विथ सब्सक्रिप्ट। विथ सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट मतलब जो बाद में लिखते हैं। विथ सब्सक्रिप्ट मतलब जिसके पास नॉट है वो किसके है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। और जो विदाउट सब्सक्रिप्ट है, और जो विदाउट सब्सक्रिप्ट है वो किसके है? इलेक्ट्रोलाइट। समजलं? तसंच सर्वांचं येणार, तसंच सर्वांचं येणार। डेल्टा टीबी आपण इकडे काय येणार? डेल्टा टीबी नॉट। इकडे काय येणार? डेल्टा टीएफ अपॉन डेल्टा टीएफ नॉट। समजलं? मी काय बोलतोय, फक्त ह्याला घे, फक्त ह्याला बाजूला घे,
काय येणार? म्हणजे डेल्टा पी इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा पी नॉट, बराबर। इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला कौन है? डेल्टा पी नॉट। अरे बराबर कि नहीं? तो डेल्टा पी नॉट का पीछे से अपने को फॉर्मूला क्या मिला था? अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ, P1 नॉट, समझ ला, मॉडिफिकेशन का देखो ये फॉर्मूला बन गया, समझा क्या? मतलब जो तुम लोग ने पढ़ा था ना, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 नॉट x2, दोनों के बीच में काय का फर्क आएगा? आई का। काय का फर्क आएगा? तुम लोग ने ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी, बराबर कि नहीं? लेकिन अभी किसका फर्क आएगा? आई का, क्योंकि अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये सर्वे मॉडिफिकेशन के फॉर्मूले समझ ले, सिर्फ एक का ही फर्क है, किसका? समझ लो। हाँ, इसको उन लोग ने आगे खोला है, वो तो अपने पास है। एम आई प्रीटी मच क्लियर? किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? ये अपने बुक्स में लिख के ले लो। इन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैं क्या बोल रहा हूँ? वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अपना पहला चैप्टर का, याद है? चलो इधर ध्यान दो, मैं लिखता हूं अभी, प्लीज कंसिडर एन इलेक्ट्रोलाइट AXBY अभी शुक्रमन की मैंने आयोनिक इक्विलिब्रिया पढ़ा, तो अपन को मालूम है पट्टा कैसे है, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। AX बार तो मतलब XA प्लस BY बार मतलब YB, A की टोपी X उसके सर, B की टोपी Y इसके सर, और पहला वाला प्लस दूसरा वाला, ये याद है ना सबको? चलो इनिशियल लेवल पे और दूसरा मतलब एट इक्विलिब्रियम, इनिशियल लेवल पे एट इक्विलिब्रियम, इनिशियल लेवल पे ये अनडिसोशिएटेड मतलब 1, ये कितना रहेगा? 0, और ये कितना रहेगा? ये बराबर, समझा क्या? इधर कितना रहेगा? अल्फा, इधर कितना रहेगा? अल्फा, और इधर कितना रहेगा? ये याद है ना सब आयोनिक इक्विलिब्रिया का? अब उधर है ना, उधर Ka था एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, इधर Ka नहीं है, तो ये जो मोल्स है ना वो X बार है ना, इसके लिए इधर X अल्फा, ये Y बार है ना, इसके लिए समझ ला, एवढा चेंज है, ध्यान दो। Therefore total moles after dissociation, therefore total moles after dissociation will be, सभी को ऐड करो, डिसोसिएशन मतलब टूटने के बाद इक्विलिब्रियम में कितना आएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। किसी को कुछ प्रॉब्लम? ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? x प्लस वाई माइनस 1 अल्फा, हे बराबर ना? ह्याच्यातून अल्फा गेला x, ह्याच्यातून अल्फा गेला y, ह्याच्यातून अल्फा गेला -1, बराबर। अरे पर x प्लस वाई क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं इसको क्या लिखता हूं? इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस वाई को क्या लिखता हूं? n माइनस 1 अल्फा, और क्लियर करता हूं उनको, वेर n इज इक्वल टू, वेरी गुड, समझा क्या? Therefore I इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला बोलो I का, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल मोल्स ऑफ, एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल in solution after dissociation upon moles of formula unit dissolved in, बराबर। मुझे बताओ
I इज इक्वल टू एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने बचे हैं बराबर मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व इन सोल्यूशन कितना मोल डिसॉल्व हुआ है ये समझ लो 1 इधर मल्टीप्लाई तो कितना आएगा I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा प्लस 1 इधर आया तो इधर क्या बचेगा n माइनस 1 देयरफॉर अल्फा क्या रहेगा I माइनस 1 अपॉन हे समज याला इम्पॉर्टंट व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मार्क करा 2 मार्कासाठी दॅट्स ऑल फॉर द डे